ऑडिबल। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा आपको? ठीक है। सीपीसी का डाउट डाउट सेशन है। ऑडियो वीडियो क्लियर? चलिए ठीक है। हाँ बेटा बताओ आराधना, बताइए। सिस्टम चेंज नहीं हुआ, वो तो मेरे ऊपर है, मैं कैसे भी क्लास ले सकता हूँ, है ना। वो तो मेरे ऊपर है, मतलब मुझे खड़े होके कुछ पढ़ाना है तो खड़े होके, बैठ के कुछ पढ़ाना है तो बैठ के। बताइए। तो सबसे पहले तो आप डाउट कोई हो तो मुझे बताइए। बीएनएस की एक्स्ट्रा क्लास देखो मैं कल शायद ले लूंगा। बीएनएस की जो एक एक्स्ट्रा क्लास बची है वो शायद मैं कल ले लूंगा। हाँ, केवल डाउट सेशन होगा, तो अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो, केवल डाउट सेशन है, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाएगा। रिटर्न भरना अलग चीज है। अगर उसके आराधना उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है ना, जिसके जिसके सेटलमेंट के लिए, जिसके रिजोल्यूशन के लिए आपको किसी कोर्ट में जाना है, तो वहां पर आप ट्रिब्यूनल में जाओगे, है ना, वहां पर स्पेशल कोर्ट काम आएगा। देखो वैकेंसी का तो कुछ पता नहीं रहता कभी भी। ये तो जो मैंने आज जो पीडीएफ आपको भेजी है ग्रुप पे, उस पीडीएफ में जो भी जितनी वैकेंसीज खाली हैं, जितने स्थान खाली हैं हर स्टेट में, उतनी आप ये मत समझिए कि उतनी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, आप ये मान के चलिए, ये समझते हुए चलिए कि उतना मतलब उसमें से कुछ वैकेंसीज निकल सकती हैं। जैसे यूपी में 218 वैकेंसीज का अध्याचन केवल प्राप्त हुआ है, 218 वैकेंसी के लिए पास हुआ है सरकार से, जबकि यूपी में 981 जजेस की वैकेंसी खाली है। हाँ, मेगा नामदेव, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी की बात होगी, ज्यादातर ज्यादातर प्रॉपर्टी की ही बात होगी। ठीक है। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, देखो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट रुको बेटा।
चलिए, देखो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में होगा क्या ये जरा समझो। अब जैसे मान लो ये कोई एरिया है, आप ये मान के चलिए ये कोई एरिया है, क्लियर? इस एरिया का सारा जुरिसडिक्शन इस कोर्ट पे है, ठीक है? इस एरिया का सारा जुरिसडिक्शन इस कोर्ट पे है, ठीक? अब मान लो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और इस प्रॉपर्टी पे मान लो कोई केस होता है, कोई मान लो रिकवरी ऑफ पोजेशन का इस पे केस करना है, रिकवरी ऑफ पोजेशन का केस करना है, क्लियर? तो अब ये देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ है। ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है इस एरिया में और इस एरिया का जुरिसडिक्शन किस पे जाएगा? इस कोर्ट में। तो ये तो हो गए प्रॉपर्टी के मैटर्स, क्लियर? ये तो हो गए प्रॉपर्टी के मैटर्स। मतलब अगर इस घर को लेके कोई डिस्प्यूट होगा, आपको इसकी रिकवरी का सूट डालना है, आपको इसका पार्टीशन का सूट डालना है, तो आप कहाँ डालोगे? आप इस कोर्ट में डालोगे, क्लियर? आप कहाँ डालोगे? आप इस कोर्ट में डालोगे। अब मान लो यहाँ पर ये एक पर्सन है ए, क्लियर? और इसी टेरिटरी में एक पर्सन है बी, ये इसके साथ कुछ करता है, क्या करता है? ये इसके साथ कुछ कर देता है, तो देखो ये जो सिविल रॉन्ग हो रहा है, ये जो सिविल रॉन्ग हो रहा है, ये भी तो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में हो रहा है। ये जो सिविल रॉन्ग हो रहा है, ये भी तो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में हो रहा है। तो इसके लिए भी हम क्या देखेंगे? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देखेंगे, है ना? तो देखो अभी चक्कर क्या है ना, अभी आप ये मान के चलिए कि अभी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन केवल स्टार्ट हुआ है, ठीक है? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अभी केवल स्टार्ट हुआ है और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन स्टार्ट होने में अभी हमने केवल पहला सेक्शन उठाया था, दैट इज सेक्शन 16, वो भी अभी स्टार्ट ही किया है। तो अभी आप टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को इतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे। जब हम सेक्शन 16 कर लेंगे, 17 कर लेंगे, 18 कर लेंगे, 19 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, जब ये पांचों सेक्शन हम कर लेंगे, ठीक है? जब हम ये पांचों सेक्शंस अपने कंप्लीट कर लेंगे, तब हमें पता लगेगा कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का असली मतलब होता क्या है। क्लियर? अभी के लिए मान के चलिए कि एरिया को लेके जो भी जुरिसडिक्शन होता है, मतलब एरिया को लेके जिस कोर्ट के पास भी क्या होगा, जिस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगा, या फिर इस एरिया के सारे मैटर्स को रिजॉल्व करने का जो पावर होगा, वो इस कोर्ट का होगा। इसे हम टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बोलेंगे कि साहब ये जो टेरिटरी है हमारे पास, ये जो टेरिटरी है ना, इस टेरिटरी के सारे डिस्प्यूट्स को ये कोर्ट सॉल्व करेगा। इसका मतलब ये है कि इस कोर्ट के पास इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर टेरिटरी को लेके क्या है? जुरिसडिक्शन है। अब यहाँ प्रॉपर्टी, इसके इसकी टेरिटरी में प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो, इसकी टेरिटरी में डिफेंडेंट रिजाइड करता हो, इसकी टेरिटरी में डिफेंडेंट वर्क करता हो, इसकी टेरिटरी में डिफेंडेंट बिजनेस करता हो, क्लियर? तो टेरिटरी का मतलब होता है कि इस टेरिटरी के डिस्प्यूट देखेगा कौन? इस टेरिटरी के डिस्प्यूट कौन देखेगा? इस टेरिटरी के डिस्प्यूट ये कोर्ट देखेगा, ये वाला कोर्ट। तो ये इस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या हो गई? इस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हो गई ये टेरिटरी, ठीक है? अब चाहे प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो, कोई सिंपल किसी पर्सन को लेके विवाद हो, क्लियर? तो ये क्या कहलाती है? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहलाती है। बहरहाल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन तो अभी पढ़ाया जाना है आपको। आगे आने वाली 3 से 4 क्लासेस में हो सकता है 5 क्लासेस में टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ही चले। 16 कम से कम 2 क्लास का 16 है, फिर 17, 18, 19, फिर कम से कम 2 से 3 क्लास का सेक्शन 20 है, क्लियर? तो अभी तो ये समझ में आना आपकी बाकी है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को लेके जो भी चीजें मैं समझाऊंगा, उसे समझने के बाद आपको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में, ठीक है? सैटरडे में बेटा हमेशा डाउट सेशन ही रहेगा। तो अंकिता बिल्कुल ठीक कह रही है कि बार बार एक ही बात पूछने से ये चीजें बदल नहीं जाएंगी, है ना? सैटरडे में डाउट होता है और ये मैं कल भी बताया, मैंने बताया था, हर सैटरडे मैं बताता हूँ कि हर सैटरडे को डाउट सेशन ही हुआ करेगा। और अगर मान लो किसी दिन मैंने पढ़ाया डाउट सेशन वाले दिन, तो मैं कम से कम 2-3 दिन पहले आपको बता दूंगा कि इस बार सैटरडे में डाउट सेशन नहीं होगा, क्लास होगी। बट ऐसा रेयरली होगा, है ना? तो हम मोस्टली सैटरडे में क्या ही रखेंगे? डाउट सेशंस ही रखेंगे।
अब बताओ कोई डाउट आपको सीपीसी में? और जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन में सेक्शन 15 और 6 में, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट आपको हो तो आप बताइए? रेस जुडिकाटा दीपिका पांडे, रेस जुडिकाटा अभी आपने पढ़ा नहीं है। देखो रेस जुडिकाटा एक रेस्ट्रिक्शन है। अब ये रेस्ट्रिक्शन क्या करेगी, पर्टिकुलर सूट को जिस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है उसे रेस्ट्रिक्ट करेगी। तो अब वो कहाँ फाइल होगा, ये बताएगा कि उस सूट को रेस्ट्रिक्ट किया क्यों जा रहा है। क्लियर? अब मान लो सेम इश्यूज अगर एक कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं, तो सेम कोर्ट वो दोबारा से वो इश्यू डिसाइड क्यों करेगा? क्लियर? तो इस वजह से अगर मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बताऊं, तो अगर किसी मैटर को मैं डिसाइड कर चुका हूं, तो दोबारा अगर मेरे पास वो मैटर आएगा, तो भी तो मैं वही अपना निर्णय दूंगा जो निर्णय पहले दिया था। सेम मैटर मेरे पास बार बार क्यों आएगा? है ना? मेरे पास अगर मैंने कोई किसी एक मैटर को डिसाइड कर दिया है, तो वही मैटर दोबारा मेरे पास ना लाया जाए, इसके लिए रेस जुडिकाटा काम करता है। क्लियर? तो अब मान लो मेरे पास तो आने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, है ना? तो अब वो क्या जाएगा, अपील में जाएगा, एपलेट कोर्ट में। क्लियर? हाँ सयाली, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अगर सीबीसी की फुल फॉर्म भी पूछ ले तो कोई बड़ी बात। मैं तो मान के चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि 100 में से 100% में से 20% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनसे मेरा मन परेशान हो सकता है ना? एक वार्निंग आती है ना स्टार्टिंग में, जब आप कोई पिक्चर देखो, या कि इसके कुछ जो है चित्र आपको आपके मन को बेचैन कर सकते हैं, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। तो ऐसे ही मैं मान के चलता हूँ कि 20% क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि जिससे मेरा मन दुखी हो सकता है, बट मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। फातिमा देखो, अगर मैं रियलिटी बताऊं तो पढ़ता तो है, अनटिल एंड अनलेस आपकी हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी ना हो। अगर आपकी हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो शायद कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट अगर आपकी हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश में कंपैरिजन अगर करोगे, तो हिंदी वालों को कंपैरेटिवली थोड़े कम नंबर दिए जाते हैं, इन माय ओपिनियन। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन बेटा पैसे से रिलेटेड जुरिसडिक्शन। हर कोई भी सूट बेटो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कराया जाता डाउट सेशन में, मुनव्वर हुसैन, है ना? मैं फिर भी आपको बता दूंगा शॉर्ट में, बट देखो यहाँ डाउट लेके आओ। अगर आपको पूरा रिवाइज करना है, तो आप रिकॉर्डेड क्लास आपके पास पड़ी है, जो चीज आपको इत्मीनान से कोई समझा रहा है खड़े होके, है ना, आप वो जो है छोड़ के और आप उस चीज को शॉर्ट में सुनना चाहते हैं, तो ये गलत है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए रिकॉर्डेड क्लास से, फिर उसमें किस पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है, वो डाउट मुझसे पूछिए। समझ में आ गया? तो ये डाउट सेशन का सही उपयोग करना सीखिए। बस केवल लिखने के लिए मत लिख दीजिए कि सर फलाना कॉन्सेप्ट पूरा समझा दो। पूरा समझाने के लिए तो मैं ऑलरेडी क्लास का यूटिलाइजेशन करता हूं, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पहले क्लास देखनी चाहिए। इत्मीनान से आपको वो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन समझना चाहिए। फिर किस पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है, वो डाउट यहाँ लेके आना चाहिए। ठीक है? पर फिर भी अभी मैं शॉर्ट में बता दूंगा अभी, है ना? बेटा आ रहा था ना इनकम टैक्स, आप ठीक से अपना क्वेश्चन पूछ ही नहीं पा रहे, है ना? आप पूछ रहे हैं सर इनकम टैक्स पार्ट थोड़ा समझा दीजिए, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन मतलब इसमें क्या समझाऊं? भाई पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन हर कोर्ट की अलग अलग होती है। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन हर कोर्ट की अलग होती है, हाई कोर्ट की अलग होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अलग होगी, है ना? सीजेएम कोर्ट की अलग होगी, मान लो सिविल जज की अलग होगी, है ना? मान लो यहाँ पर हमने इनकम टैक्स कोई एक्ट बना दिया, और उसमें अगर लिख दिया कि साहब इसके सारे जो केस जाएंगे वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ठीक है? अब ये ट्रिब्यूनल कितने पैसे तक के केस देख सकता है, ये इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। ये इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हर स्टेट में ये चीजें बदल जाती हैं। मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, रूल समझा सकता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास में क्वेश्चन पूछोगे, तो शायद मैच ही नहीं कर पाओगे। अगर आप मान लो किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं,
मान लो आप आर्बिट्रेशन पे प्रैक्टिस करते हो, आर्बिट्रेशन के क्वेश्चन अगर पूछोगे आर्बिट्रेशन की क्लास में, तो शायद मैच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस एक बहुत अलग चीज है। वहां पर क्या, वहां पर वो कल्चर फॉलो होता है कोर्ट का, लोकल प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, किताबें ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। तो इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना और प्रैक्टिस के लिए पढ़ना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो क्लियर। तो अब इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा, तो वो इस ट्रिब्यूनल में जाएगा, है ना, चाहे कितने भी वैल्यू का हो। क्लियर। तो ये चीज है। बाकी अब देखो, क्लियर सर, सना शौकत, प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बेटा अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो मैंने कराई नहीं है, तो कैसे बता दूंगा मैं आपको। सर कोई सिविल कोर्ट की कितनी पिक्यूलियरी जुरिसडिक्शन है, उसे जानने के लिए स्टेट कोर्ट एक्ट या फिर, हाँ, जतेंद्र कुमार, वही लोकल स्टेट कोर्ट एक्ट से ही पता पड़ेगा। अब जैसे रिफंड पार्ट है, रिफंड पार्ट की, जैसे रिफंड करने के लिए पहले कुछ था नहीं इनकम टैक्स एक्ट में, कि ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया था, उस केस में मना कर दिया था कि हम इनकम टैक्स, जो एक्सेस इनकम टैक्स आपने जमा कर दिया वो लौटाएंगे नहीं। तो ऐसे केसेस में जहां पर एडिकेट रेमेडी हमें एक्ट में प्रोवाइड ही नहीं है, तो ट्रिब्यूनल उसके आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ट्रिब्यूनल केवल वही रेमेडी देगा जो एक्ट में प्रोवाइडेड है। अब एक्ट में एडिकेट रेमेडी आपको प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप उस रेमेडी के लिए सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, और वहां पर आपको पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो आपका आपने जो रिफंड के लिए सूट फाइल किया है, वो सूट की वैल्यू कितनी है, मान लो 50 लाख रुपए वैल्यू है ना। अब 50 लाख देख लो कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है, सपोज करो ये दोनों कॉम्पिटेंट हैं, तो ये जो रिफंड वाला केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। सर लीगल करंट अफेयर की मैगजीन का नाम बता दीजिए सबसे अच्छी हो। देखो बेटा, सब मैगजीन सब अच्छी हैं, स्टडी आईक्यू की मैगजीन बहुत अच्छी बनी है, वो देखिए एक बार उठा के, स्टडी आईक्यू की लीगल की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ठीक है, धीरू भाई केस पूछ रही है रत्ना इनडायरेक्टली। दूल्हा भाई केस, दूल्हा भाई मैंने बता दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो बेटा 6 महीने तक की सजा होती है, तो इसमें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है। जैसे सर, जैसे पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एम्पावर्ड हो, और जैसे हाई कोर्ट में जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, है ना। सेक्शन आप सेक्शन 15 साफ साफ कहता है ना कि लोएस्ट ग्रेड में जाओगे, जो जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है उनमें से लोएस्ट ग्रेड में जाओगे। तो आप सीपीसी का वायलेशन, सीपीसी के प्रोविजन का वायलेशन करके किसी भी कोर्ट में नहीं भाग सकते। ठीक है ब्रो, करंटली अगर कोई अच्छी मैगजीन बता दिया नामिका मैंने। ल्यूसेंट की रिलेवेंट है, बहुत मोर देन सफिशिएंट है ल्यूसेंट। नामिका सर, नहीं, प्रतियोगिता दर्पण भी बहुत अच्छी है ना फातिमा, प्रतियोगिता दर्पण भी बहुत अच्छी है। एक तो मैं इतने मतलब लगभग मैं हर हफ्ते आपको बताता हूँ, बट फिर भी हर हफ्ते आप पूछते हो कि कौन सी पढ़ लें सर, ये पढ़ लें वो पढ़ लें। एक बार में मैं क्लियर कट बता देता हूँ। मैं चीजों को आसान जो है करना चाहता हूँ, चीजों को आसान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई मुझसे पूछे कि तैयारी क्या, सर तैयारी कैसे करें, तो ऐसे और ऐसे 2 लाइन में मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन में बच्चे को पता होना चाहिए कि तैयारी को शुरू कैसे करना है ना, कि साहब ऐसे कर लो, प्री के लिए मेंस के लिए ऐसे कर लो, है ना। पर बच्चा चाहता क्या है, बच्चा चाहता है कि यार हमने अगर कुछ इतने बड़े एग्जाम के लिए कोई स्टडीज पूछी है, तो सर कम से कम अपना आधा घंटा लगाएं बताने में। जो आधा घंटा लगा के बताएगा वो ही अच्छा है, जिसने 1 मिनट में बता दिया वो अच्छा नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, जो 1 मिनट में बता देगा वही तुम्हारा भला चाह रहा है। 30 मिनट में बताने वाला ना गुमराह गुमराह हो जाओगे। मैंने सिंपल आपको बता दिया है, मैंने बहुत मतलब हक लगभग अपने हर सेशन में बताया है कि साहब, अगर आपको करंट अफेयर करना है तो क्लास प्लस करंट अफेयर्स की एक कोई भी एक मंथली मैगजीन, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि प्रतियोगिता दर्पण मैं प्रेफर करता हूँ। आप स्टडी आईक्यू की भी कर सकते हो, सबकी कर सकते हो।
और अगर किसी और स्टैटिक जीके के लिए ल्यूसेंट या घटना चक्र, ल्यूसेंट या फिर घटना चक्र में से कोई एक लगा लो। अब ये मैंने कितनी बार नहीं बता चुका, बट हर बार पूछते हो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें देखो यूनिवर्सल में मिलेंगे। यूनिवर्सल की जो जुडिशरी की किताब आती है ना, उसमें आपको मिल जाएंगे। उसमें उसका लेवल बहुत ऊपर है क्वेश्चनों का, यूनिवर्सल में। फीस अटेस्ट का मतलब है कि जिस ऑफिस के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हो, उस ऑफिस में सैलरी है या नहीं है। क्लियर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। राइट टू ऑफिस सूट ऑफ सिविल नेचर ही कहलाएगा। जतेंद्र कुमार मैं यूट्यूब पे डलवा दूंगा उसका लिंक है शायद। समझ गए? तो एक बार में तो देखो, होशियार वही है जो एक बार में ग्रेस्प कर ले। मैंने ये कम से कम कितनी बार ये चीज बताई है जीके के लिए। अब जीके के लिए तुम 1000 लोगों से पूछोगे, 1000 चीजें बताएगा। ठीक है, 1000 लोगों से पूछोगे, 1000 चीजें बताएगा। मैंने बता दी। फॉर एक देखो, सबसे सरल चीज फॉलो कर पाओगे, 1000 चीजें आप फॉलो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? आप शुरुआत तो करो, इन दोनों चीजों से शुरुआत करो। मैं बता रहा हूँ, अपनी तैयारी को जितना कन्फाइंड, जितना क्रिस्प रखोगे, उतनी जल्दी जज बन जाओगे। फातिमा बेटा, ऑफलाइन कैसे पढ़ा दूंगा? मैं तो यहाँ अलीगढ़ में रहता हूँ, है ना? तो कैसे पॉसिबल है बताओ? अभी ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसी से करना पड़ेगा। और मैं तो मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में ज्यादा मैं अंतर तो नहीं समझता। मैं तो सीधे मतलब देखो, ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन में कोई पीछे बैठा है, कोई आगे बैठा है, और ऑनलाइन में तो हर बच्चा फर्स्ट बेंचर होता है। हर बच्चा ऐसा लगता है पर्सनल ट्यूशन चल रहा है। भाई, मैं और तुम, हर हर किसी को देख लो, हर पर्सनल ट्यूशन की तरह हम पढ़ सकते हैं। भाई, क्लास में कौन है? केवल मैं हूँ और तुम हो। क्लियर, हर बच्चा सिंगल है। ओके, मैं जूम सेशन बहुत जल्दी लूंगा। जूम सेशन कल या परसों में ले लूंगा। कल या परसों में ले लूंगा। समझ गई फातिमा? तो बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। जो चीज पॉसिबल नहीं है वो कैसे हो जाएगी? है ना? मैं तो यहाँ पर रहता हूँ। बेटा, प्लेस ऑफ स्विंग अभी आराधना कहाँ से आ गया, अनुराधा कहाँ से आ गया अभी प्लेस ऑफ स्विंग? प्लेस ऑफ स्विंग अभी आगे आएगा। है ना? प्लेस ऑफ स्विंग अभी आगे आएगा। ठीक है, सेक्शन सेक्शन 20 में ये कवर होगा। और प्लेस ऑफ स्विंग क्या है? जैसे यहाँ पर प्लेस ऑफ स्विंग क्या है, सेक्शन 16 में प्लेस ऑफ स्विंग क्या है? जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वो प्लेस ऑफ स्विंग हो गई। मतलब जहाँ जिस जिस जगह हम सूट फाइल करेंगे, वो प्लेस ऑफ स्विंग। हाँ, केवल डाउट की क्लास है। मतलब मुझे तो ये कभी कभी लगता है कि आप डाउट ही नहीं पूछ पाते। भाई, कोई कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ठीक है, मान लो कोई कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। अब देखो, डाउट पूछने का मैं आपको बताता हूँ। मेरा डाउट सेशन में मैं एक नया टॉपिक कैसे कवर करा सकता हूँ? अब मैंने कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाया, सपोज करिए कॉन्सेप्ट समझाया। अब इसमें देखो, बहुत सारी कड़ियां होती हैं जिनसे ये जुड़ के कॉन्सेप्ट बनता है। मैं समझाता हूँ आपको डाउट कैसे निकालते हैं। ये, है ना, ये एक टॉपिक है। कभी कभी इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं टॉपिक में, है ना, जो मैं समझाता हूँ कि साहब, या इस कड़ी में डबल चीज समझनी है, इस कड़ी में डबल चीज समझनी है, इस कड़ी में डबल चीज समझनी है। क्लियर? इस वाली कड़ी में हमें ये कुछ समझना है अलग सा, इस वाली कड़ी में हमें ये कुछ अलग सा समझना है। ये सब चीजें मिला के एक कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है कि मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा दिया।
आपको सबसे पहले घर जाके इसका रिवीजन करना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले कोशिश करनी चाहिए कि इसका 100% हमें समझ में आना चाहिए। रिवीजन में चाहे 1 बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, चाहे 4 बार करो। उसके बाद उसके बाद डाउट आया कि यार हमारा सब समझ में आ गया, बट हमें ये गोला-गोला क्या है? ये कैसे हुआ? ये समझ नहीं आया। दिस इज़ द रिलेवेंट डाउट कि साहब ये यहाँ पर ग्रीन लाइन कैसे आ गई? ये बस हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा। दिस इज़ द रिलेवेंट डाउट। ठीक है? यार यहाँ पे सर ने प्लस क्यों लगाया? मेरे हिसाब से यहाँ पर माइनस होना चाहिए। दिस इज़ द रिलेवेंट डाउट। आपके क्या डाउट होते हैं पता है तुम्हें? आपके क्या डाउट होते हैं? आपके डाउट होते हैं, सर ये कॉन्सेप्ट समझा दो। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज रिवाइज करा दो। ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। कॉन्सेप्ट के लिए तो क्लास है। कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट के लिए तो रिकॉर्डेड क्लास आपके पास मौजूद है। उससे अच्छा तो मैं डाउट सेशन में भी नहीं समझा पाऊंगा। समझ रहे हो? उससे अच्छा तो मैं डाउट सेशन में भी नहीं समझा पाऊंगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो रिकॉर्डेड क्लास। डाउट सेशन में देखो कॉन्सेप्ट के बीच में फंसे हुए डाउट्स को पूछते हैं। क्लियर? या फिर या तो तुम पूछोगे कि पूरा क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी, और जो पूरा कॉन्सेप्ट डाउट क्लास में पूछने की जो वो करता है, हिम्मत करता है, उसने कोशिश ही नहीं करी। मैं तो ये मान के चलता हूँ। क्योंकि अगर कोई मेरी क्लास को एक बार नहीं समझ में आ रही, 2 बार कर ले या 3 बार रिवाइज कर लेना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके 90% से कम समझ में आ जाए। ठीक है? टच वुड। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि उसका 90% से कम उसे समझ में आ गया। 90% से कम समझ में आए अगर कोई 2 से 3 बार रिवाइज कर ले। वैसे तो एक बार में ही आ जाएगा। है ना? तो पूरे कॉन्सेप्ट वाले तो मुझे लगता है कि प्रयास ही नहीं करते, बस हल्का सा पढ़ के देखते हैं कि अरे यार ये क्या है? चलो सर को ही समझाने दो। डाउट में यही पूछ लेंगे, डाउट में यही पूछ लेंगे कि सर दोबारा पढ़ा दो। दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा डाउट में। आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो आप रिकॉर्डेड क्लास करिए। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट आप समझ के आओगे, उसके बाद जो है उसमें से रिलेवेंट डाउट्स पूछने चाहिए, ताकि सबका टाइम सेव हो। क्लियर? ये चीजें करनी चाहिए। या फिर डाउट, या तो आप पूरा कॉन्सेप्ट पूछोगे डाउट में, देखो और क्या पूछते हो। या तो पूरा कॉन्सेप्ट पूछोगे, या फिर जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं यहां से डाउट, यहां से डाउट, ठीक है, यहां से डाउट, मतलब जो मैंने पढ़ाया नहीं है, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, तुम उन पे अटके रहते हो, ये पूछना चाहोगे, ये पूछना चाहोगे। और जबकि आपको पूछना है केवल इनमें से पूछना है। वो होता है रिलेवेंट डाउट। माइनॉरिटी इज अ शील्ड और स्वॉर्ड। माइनॉरिटी इज अ शील्ड। अकॉर्डिंग टू मी माइनॉरिटी इज नीदर शील्ड नॉर स्वॉर्ड। ऋतिका गोयल कर सकते हो, है ना, ये कर सकते हो, बट बेटा ये यहाँ पर तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना। ऋतिका गोयल में फिर वही कह रहा हूँ कि आप क्या पूछ रहे हो, सीपीसी के कॉन्सेप्ट्स की बात चल रही है, आप पूछ रहे हो माइनॉरिटी पे यहाँ पे कि सर बिहार में क्वेश्चन आ गया था वो समझा दो। इनके लिए बेटा अलग जो है क्लासेस होती हैं। आप, यही तो मैं अभी बता रहा था आपको, आप क्या है ना स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहते। ये टॉपिक भी अभी आएगा हमारा, कभी ना कभी ये टॉपिक भी आएगा, तब आपको ये टॉपिक पूछना चाहिए। अभी आपको पूरा ध्यान लगाना चाहिए अपना। सीपीसी में जो पढ़ाया था ना उसे अच्छे से पढ़ के आते, उस पे सारे एमसीक्यू लगा के आते, उस कॉन्सेप्ट पे सारे मेंस के क्वेश्चन करके आते, और उसमें से डाउट 100% निकल के आता। कृष्णपाल सिंह राठौर को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना लगातार वो कर रहे हैं कि इसे ऐड कर लो, उसे ऐड कर लो। बेटा ऐड करते रह जाओगे। जुडिशरी के जो ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं ना, असली वाले, उनके ग्रुप में ऐड नहीं हो पाओगे फिर। समझ रहे हो? कृष्णपाल सिंह मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो जो है लिख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, जो एसआईक्यू स्टूडेंट के लिए बना हुआ है, ये नंबर है, एडमिन से बोल के ऐड हो सकते हैं। बेटा क्या करोगे ऐड होके, क्या करोगे बताओ?
कुछ होने वाला नहीं है। दो दो चार दिन में उसे देखना छोड़ दोगे। एक दो दिन तो आपको मजा आएगा कि इसमें लाओ कौन क्या बात कर रहा है, मैं देख लूं क्या क्या चीजें आ रही हैं। दो तीन दिन बाद ना देखना ही छोड़ दोगे ग्रुप को, तो क्या फायदा फिर। ये सारी चीजें आपको सब छोड़नी पड़ेंगी। आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, आपको जो है ये सारी चीजें करते हो, क्लर्क वाली, क्लर्क के एग्जाम वाली। आपको कितने कितने बड़े पद के लिए आप पढ़ रहे हो, आपको यही यही नहीं समझ आ रहा है कि आपके अंदर कितनी क्यूरस मतलब कितनी आपको लगन होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जितने मैंने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए आपको। मैंने सेक्शन 9 आपको पढ़ा दिया। मैंने मतलब पूरा एफिडेविट आपको पढ़ा दिया। उसमें आपको रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन करके सैटरडे तक प्रॉपर रिवीजन करके आपको सैटरडे में उसके डाउट्स पूछने चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ कि आपको मतलब किसी बच्चे को कोई रिलेवेंट डाउट ही नहीं आया। सेक्शन 6 पढ़ाया, सेक्शन 15 पढ़ाया, इस पर बात करनी चाहिए। फ्रेम क्वेश्चन एंड आंसर ऑन पर्टिकुलर टॉपिक मींस ओवरव्यू। देखो बेटा पद्मा, देखो कोई भी टॉपिक आपको एक टॉपिक वाइज बुक लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मैं यही एडवाइस करता हूँ कि मेंस की कोई भी आप किताब खरीद लीजिए, चाहे सिंगल्स की ले लो, परीक्षा मंदन की ले लो, किसी की भी ले लो। है ना, उसमें क्या है ना, उसमें टॉपिक वाइज उसमें सबसे पहले थ्योरी दी हुई है। ठीक है, थ्योरी तो ऑलरेडी आप क्लास में पढ़ लेते हो, डायरेक्ट पढ़ लेते हो। थ्योरी के बाद में उस टॉपिक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। है ना, अब इन क्वेश्चंस को देख के कि साहब अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें से, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इस पे आप आंसर राइटिंग कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है, इस पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अंकिता गुप्ता नहीं, देखो अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो देखो, अब देखो तुम खुद देखो, अब जब तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया था, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। यहाँ पे देखो, 74 बच्चे हैं, 74, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 74 बच्चा है ना। और आपकी क्लास में कितना बच्चा, कम से कम 400 से 500 बच्चा लाइव अटेंड करता है। 400 से 500 बच्चा, तो 500 के 500 बच्चे बिना डाउट, मतलब 500 के 500 बच्चे क्यों नहीं आए? भाई जैसे नहीं था डाउट, वो नहीं आया, अपना रिवाइज कर रहा होगा घर पे। है ना, अपना रिवाइज कर रहा होगा, कोई और काम कर रहा होगा, एमसीक्यू लगा रहा होगा, आंसर राइटिंग कर रहा होगा। भाई एक तो फिर अगर आपको डाउट नहीं है तो और आपको ये भी दिख गया क्लास में कि कोई अच्छे से डाउट, कोई किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम कुछ जो है चले जाते हैं, अपना टाइम सेव करिए। है ना, अब वो देखो 450 बच्चे कितने होशियार हैं। डाउट नहीं है तो वो टाइम नहीं लगा रहे क्लास में। हाँ, जिसे डाउट नहीं है वो जा सकता है, और जिसे डाउट है वो डाउट अपना लिखे यहाँ पे। डाउट सेशन को उपयोग करना सीखो। मैं तो इतने टाइम से देख रहा हूँ कि आपको डाउट सेशन को यूटिलाइज करना ही नहीं आता। आप या तो कहते हो पूरा कॉन्सेप्ट समझा दो सर, लो हमने तो अपना सीधे एक लाइन बोल के अब आपके ऊपर डाल दिया, अब आप समझाते रहो। बेटा पूरे कॉन्सेप्ट के लिए क्लास है। और डाउट पूछोगे तो इधर उधर के सर मुझे बता दो इसका डाउट आईपीसी का, यहाँ बता दो। आईपीसी में मैं सीपीसी का पूछ लूंगा, सीपीसी में मैं सीआरपीसी का पूछूंगा, या ऐसे टॉपिक का पूछूंगा जो अभी आएगा आगे, या अभी आया ही नहीं है। नहीं नहीं बेटा, मैं बताता रहा हूँ जितना अच्छी चीज, मतलब अच्छी बात है कि आपको सब्जेक्ट को लेके क्यूरियोसिटी होती है, नई नई चीजें आप सीखने की कोशिश करते हो। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पीयू से ये बेकार होता है। अगर आपको एग्जाम बहुत जल्दी क्वालिफाई करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमें, अगर हम अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को कन्फाइन नहीं करेंगे ना, तो कभी पूर्ति ही नहीं होगी सब्जेक्ट की। फिर कभी आप तैयार पूरी तरह से कभी प्रिपेयर हो ही नहीं पाओगे एग्जाम के लिए।
बताइए, कोई डाउट? सीपीसी में जितने टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, जितने टॉपिक्स मैंने सीपीसी में करा दिए हैं, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। थैंक यू अक्षय कुमार, आपका तो नाम ही इतना बढ़िया है, अक्षय कुमार। वो अगर उस डिग्री की अपील जा सकती है तो अपील में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि साहब अरे नहीं साहब मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं तो सिविल कोर्ट में, ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में फाइल करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है प्रीति कुमारी, दैट इज नॉट पॉसिबल। हिंदी क्रक्स में पूछ के बता दूंगा आपको। बताइए, और कोई डाउट? चलिए, मुझे लगता है किसी का कोई डाउट नहीं है सीपीसी के, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कोई भी डाउट आपका नहीं आ रहा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ के नहीं देखा हो तो एक बार घर जाके पुनः पूरे पूरे सीपीसी को जितना मैंने करा दिया अच्छे से रिवाइज करना, ताकि नेक्स्ट सैटरडे का जो डाउट सेशन है वो और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके। मतलब इधर-उधर के क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा मुझे इस बात पे खुशी होगी कि आप प्रॉपर डाउट पूछना सीख जाओ। हाँ बेटा, अभी आएगा ऋतिक ओवल, अभी आएगा एक सेट ऑफ काउंटर क्लेम, दोनों चीज़ें अभी आएँगी। ट्रिब्यूनल का होगा शनि, है ना? जो एनवायरनमेंट का ज़्यादातर सारा एनजीटी में जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना? तो इसके लिए स्पेशल एक्ट है, तो उसके लिए आपने ट्रिब्यूनल बना दिया है। तो जितने भी मैटर्स होंगे सब कहाँ जाएँगे? एनवायरनमेंट के ट्रिब्यूनल में जाएँगे। वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो जाते हैं ना, वो दीज़ आर द केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है। तो वो ऑर्डिनरी सिविल केसेस नहीं होते, दीज़ आर द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ठीक है? उसमें रिट पिटीशन हम लोग फाइल करते हैं 32 में। क्लियर? तो वो कि साहब ये एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है, हमारा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। तो हम आर्टिकल 21 को क्लेम करने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वो अलग मैटर हो जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का हो जाता है। नहीं मनाली, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बट 2 से ज़्यादा मत चलाना, है ना? 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत चलाना। 2 ही सब्जेक्ट्स आप चलाना। क्योंकि आप तो अभी कॉलेज में है ना, अभी आपको कोई जल्दी तो है नहीं। आप किस ईयर में हैं आप? मेरे हिसाब से सेकंड या थर्ड ईयर है आपका। कोई एसके कलीम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस पीआईएल रिट के थ्रू होती है, बस ये आप समझ लो। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उस लिटिगेशन को हम बोलते हैं पीआईएल। क्लियर? आप कोई बोलता है ना पीआईएल फाइल कर दो, तो पीआईएल कुछ फाइल नहीं, उसके लिए हम रिट ही फाइल करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं। सीजीएम और ट्रिब्यूनल वाली, मतलब देखो, मेरा समझाने का मतलब था, मान लो हमारे पास ये कोर्ट है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लो सीजीएम का, सिविल जज का, 4 मान के चलता हूँ। ये हाई कोर्ट अनलिमिटेड देख सकता है, ठीक है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो 1 करोड़ तक के देख सकता है, और सीजीएम 50 लाख के देख सकता है, और सिविल जज 20 लाख तक के देख सकता है। मान लो कोई स्पेशल एक्ट बना, उससे हमने एक ट्रिब्यूनल बना दिया, बट हमने एक चीज़ लगा दी कि साहब ट्रिब्यूनल में केवल वो केसेस जाएँगे
जो 40 लाख तक के होंगे, ठीक है, या फिर ट्रिब्यूनल छोड़ो, ठीक है, ट्रिब्यूनल छोड़ो, हमने कह दिया कि ये स्पेशल टाइप के जो मैटर्स हैं, स्पेशल टाइप के जो मैटर्स हैं, ये सब कहाँ जाएंगे, स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट को हमने ट्रिब्यूनल बोल दिया। हमने लिखा कि साहब ये ट्रिब्यूनल कौन सा होगा, ये ट्रिब्यूनल होगा सिविल जज का, मतलब सिविल जज के ही किसी एक कोर्ट को क्या बना दिया जाएगा, ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा। हमने सिविल जज के एक कोर्ट को उठा के क्या बना दिया, ट्रिब्यूनल बना दिया। हमने कह दिया कितना भी बड़ा केस हो इस मैटर का, कितना भी पैसे वाला केस हो, सब ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे, कोई ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। क्लियर। तो अब मान लो इस स्पेशल लॉ में एक केस फाइल हुआ, स्पेशल मैटर में एक केस फाइल हुआ 50 लाख का, तो वैसे तो 50 लाख का नॉर्मल केस होता तो वो सीजेएम पे जाता, है ना, बट हमने स्पेशल लॉ बना के ये कह रखा है कि साहब सारे मैटर्स कहाँ जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, चाहे कितने भी पैसे के हों। तो ये 50 लाख वाला मैटर भी कहाँ चला जाएगा, सिविल जज के कोर्ट में चला जाएगा, जिससे हमने ट्रिब्यूनल बना रखा है। क्लियर। तो सिविल जज वैसे तो केवल 2 लाख तक के मैटर लेने के लिए कॉम्पिटेंट है, क्लियर, बट ऐसे केसेस में ये केस जो होगा वो किस में जाएगा, सिविल जज में। ऐसे केसेस में ये 50 लाख का मैटर भी क्या कर लेगा, ट्राई कर लेगा। क्लियर। एनवायरमेंट लॉ पे एमसी मेहता केस है, बेसिकली एमसी मेहता केस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, है ना। एमसी मेहता बहुत सारी चीजें इसमें वो हुई थी, लाइबिलिटीज को लेके बहुत बड़ा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया था। मैडम मनाली, इसके लिए आप अगर मेरी शो नहीं हो रही क्लास, तो आप इसके लिए एक बार मैनेजमेंट को पूछो। हैकम अली, सिविल कोर्ट में कोर्ट फी कैसे निकालते हैं, कोर्ट से सूट वैल्यूएशन एक्ट से इसमें देखते हैं हम, सूट वैल्यूएशन एक्ट से और कोर्ट फी एक्ट, है ना, कोर्ट फी एक्ट भी हमारे पास, सूट वैल्यूएशन एक्ट भी है, दोनों को देखते हैं। कोर्ट फी एक्ट के हिसाब से हम देखते हैं कि साहब ये मैटर है, इतने का मैटर है तो इतने परसेंट फीस लगेगी, ये मैटर है इतने रुपए का मैटर है, या इस प्रॉपर्टी का मैटर है, ठीक है, इतने रुपए की प्रॉपर्टी है तो इतनी कोर्ट फी लगेगी, है ना। तो इन सबके लिए अलग अलग एक्ट्स होते हैं। देखो ये जो रॉन्गफुल एक्सपल्जन ऑफ क्लब होता है, सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होता, है ना, बट अगर इसमें कोई लीगल राइट आपका वॉयलेट हो रहा है, जैसे मान लो कोई आप क्लब में कोई लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है, जैसे राइट टू डिग्निटी वॉयलेट हो गया आपका, एक्सपल्जन फ्रॉम क्लब से आपके राइट टू डिग्निटी अगर वॉयलेट हुई है, तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर बन जाएगा, वरना केवल रॉन्गफुल एक्सपल्जन ऑफ क्लब इज नॉट अ सिविल सूट ऑफ सिविल नेचर। क्लियर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मनाली में बात कर लूंगा, आप एक बार फिर भी मैनेजमेंट पे एक बार लिख दीजिए, है ना। चलिए, चलो ठीक है, बीएनएस में मिलते हैं, बीएनएस में देखते हैं आपके डाउट्स।
आमिर अब्बास इसमें देखना पड़ेगा। इसमें देखो सूट ऑफ सिविल नेचर है या नहीं है ना? उसमें देखना पड़ेगा कि डिस्प्यूट किस चीज़ पे अराइज़ हुआ है। क्लियर, अगर वो बाइगेमी के लिए डालेगी, जो पहली पत्नी है वो बाइगेमी के लिए डालेगी, तो फिर तो वो क्रिमिनल केस बन गया बाइगेमी का। सिविल नेचर का कहाँ रहा? है ना? तो वॉयल देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वॉयलेट क्या हो रहा है, लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है, उसमें भी सिविल लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है, तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर बनेगा। हाँ, उज्ज्वल, बिल्कुल। सूट फॉर इंजंक्शन इज़ अ सिविल सूट, इज़ अ सूट ऑफ सिविल नेचर। भाई सूट ऑफ इंजंक्शन में तो सिंपली कोई ना कोई लीगल राइट आपका वॉयलेट हो ही रहा है, तो इट इज़ अ सिविल सूट, और सिविल सूट इज़ अ पार्ट ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर। समझ गए आमिर अब्बास? मेरी हेल्थ ठीक है। हेल्थ ठीक है सर, मेंस के लिए सिंगल्स ले लें क्या? सिंगल्स ले लो या परीक्षा मंथन ले लो, ज़्यादा बढ़िया है। चलिए। ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाकी बीएनएस में आप जब तक देख लीजिए, बीएनएस में जिसे डाउट हो वो आ जाना 6 बजे, सवा 6 बजे बीएनएस का डाउट है, ठीक है? उसके बाद तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो है सीपीसी में जुरिसडिक्शन को आगे लेके चलेंगे, सेक्शन 16 को कंप्लीट कराएँगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।